नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर जी, नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम भाई आप लोगों का। जी, दर्शकों, 2024 के लोकसभा चुनाव का रण सज चुका है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी और सो कॉल्ड इंडी अलायंस के गठबंधन नॉर्थ वर्सेस साउथ करने पर लगे हुए हैं। नॉर्थ और साउथ यानी दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में बंटवारा करने पर लगे हुए हैं, चाहे वो खुद राहुल गांधी हों या उनके इंडी अलायंस के साथी तमिलनाडु से जो परिवार है वो हो। लगातार उनके नेताओं का बयान आता है, यहां तक घृणित बयान आए कि साउथ को अलग राष्ट्र ही बना देना चाहिए। सनातन के बारे में किस तरह से सनातन विरोधी बयान आए, ये भी आप सबके सामने है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 का लक्ष्य देते हैं, देते नहीं हैं बल्कि खुद लेते हैं और 400 प्लस एनडीए के लिए तय करते हैं, तो निश्चित रूप से ये पैन इंडिया विस्तार के साथ ही संभव हो सकता है। नॉर्थ इंडिया में और बहुत सारे पूर्वोत्तर में मैक्सिमम जितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिल सकती थी 2014-2019 में ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो कहां से लाएंगे मोदी 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी को और 400 एनडीए को? यहां आता है तमिलनाडु और कर्नाटक, जो कभी दक्षिण का दरवाजा कहा जाता था। मैं कह रहा हूं कहा जाता था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में अच्छी खासी पहुंच बनाई है, राज्य सरकारों कई बार रही हैं और लोकसभा के चुनाव भी वहां पर अच्छे तरीके से लड़ती रही है। लेकिन अगर मिशन साउथ की बात की जाए मोदी की, तो आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिल और केरल, ये ऐसे एरियाज हैं जहां पर अब भारतीय जनता पार्टी यानी नरेंद्र मोदी फोकस कर रहे हैं कि विस्तार करें ताकि 370 अकेले भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 पार पहुंचाया जा सके। ये अनायास नहीं है कि पिछले 100 दिनों में प्रधानमंत्री के 7 दौरे तमिलनाडु के अकेले हो चुके हैं। और मजे की बात यह है, कोई प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए एक दिन जाते हैं, 4 रैलियां करके चले आते हैं। क्या आपको पता है कि अभी जब तमिलनाडु में प्रधानमंत्री गए हैं तो 4 दिन के लिए, यानी एक राज्य में 4-4 दिनों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लेकिन खास तौर से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास क्या है? 2019 में 3.7 ये वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का और सीटें थी 0, एक भी सीट नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह भी इतिहास रहा है कि उसने हमेशा दक्षिण में यानी तमिलनाडु में खासतौर से एआईडीएमके जो जयललिता की पार्टी हुआ करती थी, जयललिता अब नहीं है, उनकी उंगली पकड़ के साउथ यानी तमिलनाडु की राजनीति में कदम रखती रही है, राज्य सरकार में कई बार छोटे-मोटे विधायक। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ भी खोने को नहीं है, पाने को सब कुछ है। अब यहाँ पर बात आती है नीति जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए तय की मिशन साउथ में, उसमें था कैडर, क्रेडिबिलिटी, लीडर और अलायंस। अलायंस इस बार तमिलनाडु में है नहीं, अकेले भारतीय जनता पार्टी मैदान में है। कैडर अब उसका धीरे धीरे विकसित हो रहा है, नहीं कहा जा सकता कि हर बूथ पर उसका कैडर है। क्रेडिबिलिटी, जी हाँ, यहां पर आती है नरेंद्र मोदी की गारंटी। और लीडर की जब मैं बात करता हूं तो अन्नामलाई एक लीडर तमिलनाडु में पैदा हो चुके हैं, बीजेपी ने उनको ग्रो कर लिया है। पुष्कर दा, जिस तरीके से फोकस कर रहे हैं और मैंने जो ये बात कही कि अगर 370 का टारगेट नरेंद्र मोदी खुद के लिए दे रहे हैं तो नॉर्थ में और बाकी शेष भारत में तो मैक्सिमम सीटें जितनी वो ले सकते थे उतनी ले चुके हैं। उन्हें जो कुछ भी मिलना है वो वेस्ट बंगाल में मिलना है, उसके बाद पूरा साउथ खाली रह जाता है। तो क्या आप ये मानते हैं कि यही वो वजह है कि जिसकी वजह से प्रधानमंत्री लगातार साउथ पर फोकस कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। देखिए ऐसा है कि जब आपने 370 का अपना मतलब भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में एक बेंचमार्क रखा है कि हमें अचीव करना है, और आप स्पष्ट रूप से देख चुके हैं जिस तरीके से उत्तरी भारत में जिस तरीके से 2014 फिर उसका 2019 जिस तरीके से सीटें पाई, कुछ राज्यों में तो सारी की सारी सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने ही पाई है या अपने सहयोगी दल के साथ लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि आपको विस्तार तो कहीं करना ही है, तभी आप कर पाएंगे। और फिर विस्तार जो है, मैं समझता हूँ कि वो संख्या बल का ही मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया था जिस समय
जब भारत की राजनीति जो है रसातल में जा चुकी है, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी को केवल काउ बेल्ट की पार्टी कह के और नॉर्थ इंडिया की पार्टी कह के संबोधित किया जाए और उस पर प्रहार किया जाए, और अब तो 2024 के चुनाव में स्पष्ट रूप से जो है कांग्रेस की तरफ से और डीएमके की तरफ से जो स्पष्ट दक्षिण और उत्तर का मसला लिया खड़ा किया जा रहा है। तो ऐसे में जो है मैं समझता हूं कि संख्या बल 370 के पीछे भी उद्देश्य उनका यही था कि उनको जो है भारतीय जनता पार्टी को पैन इंडिया भारत के संपूर्ण भू क्षेत्र में, संपूर्ण राज्यों में उसको अपनी उपस्थिति उपस्थिति दर्ज करानी है, ताकि जो है वंस फॉर ऑल ये जो है स्टिग्मा इसको कह सकते हैं आप, कि जिस कड़े से कड़े इम्तिहान भारतीय जनता पार करने में सफल नहीं, लेकिन तमिलनाडु और केरल दो ऐसे प्रदेश रहे जहां पर बार बार करने के बाद भी नहीं हो पाया। अब क्योंकि बात हम लोग तमिलनाडु की कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है चुनाव के समय, चुनाव गुजरा जब पहले भारत ये तमिलनाडु को लेके ओपन कम्युनिकेशन रखा, लगातार जाते रहे, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे, लेकिन बहुत उससे पहले ये कार्यक्रम उन्होंने चालू कर दिया था। ये भी ध्यान हो आपको, जब नए सदन का जो है शुभारंभ हुआ था तो राजदंड आया था, राजदंड आया था वो तमिलनाडु से ही आया था। वहां से उन्होंने ओन करना चालू किया था, दिखाना चालू किया था, ताकि कोई यदि मिसट्रस्ट किसी तरीके का भी है या कोई जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष वाली पार्टियां या जो द्रविड़ पार्टियां हैं या जो है भारतीय जनता पार्टी और स्वयं नरेंद्र मोदी के जो आलोचक है, जिस तरीके से उनको एक हाशिए में खड़ा कर रहे थे, और ये सबसे की निगाह में कह सकते हैं आप, ये भी कहा गया कि 2024 से चुनाव जब घोषणा हुई तब भी, और आज भी कई लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर की पार्टी है, और लेकिन हकीकत में आप देखें करीब 100 से ऊपर की सीटें जो है 303 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो दक्षिण से लेके आई है, कर्नाटक से उसको बराबर लेते आई है। कर्नाटक भी दक्षिण में ही है, उसको आप उसको अलग नहीं कर सकते, आंध्रा से भी लेकर आई। तो मेरा कहना मतलब ये कि ये पहले से बड़ा इनका कॉन्शियस एफर्ट। दूसरा, ये एक चीज और समझ, कोई भी केंद्र का नेता, कोई भी शासक किसी भी राज्य में बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो तभी सफल हो पाता है कि जब उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी छवि, उसकी मेहनत और उसका जो एक ऑरा है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है स्वयं राज्य से। तो राज्य उसमें जो है नरेंद्र मोदी जी का तमिलनाडु में जो विजय अभियान जो शुरू किया था, उसकी शुरुआत उन्होंने उस दिन से की थी जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु का अध्यक्ष अन्नामलाई जी को बनाया। आउटसाइडर थे, आईपीएस आए थे, पिछली बार चुनाव लड़े थे, हारे थे विधानसभा का चुनाव, और उसके बाद भी इनको बनाया, और केवल बनाया ही नहीं, मेरे ख्याल दोनों को कहीं विजन मिलता था आपस में, इसलिए जो है पूरा फ्री हैंड भी अन्नामलाई को तमिलनाडु में दिया गया। यहाँ पर जो है, जो आपने बात की थी कि इससे पहले भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में लोकसभा में अपनी उपस्थिति जो है चुनाव लड़ने की हद तक ये दिखाती है जब वो एएमडीएमके के साथ में जो है चुनाव लड़ती थी, और ये स्वाभाविक माना जाता था कि तमिलनाडु में जो है एडीएमके से बड़ा ही स्वाभाविक गठबंधन होगा जिसमें 3-4 सीटें बीजेपी को मिलती थी, लेकिन अन्नामलाई ने उसको पलट दिया। अन्नामलाई ने एडीएमके के किसी भी, जबकि जो स्वयं तमिलनाडु के जो पुराना कैडर था भारतीय जनता पार्टी का, वो जो है एडीएमके के साथ चुनाव में गठबंधन करने के पक्ष में था, लेकिन अन्नामलाई वो द सोल पर्सन जिसने कि उसको रिजेक्ट किया, उसकी अपनी छोरी थी। और ये सौभाग्य का विषय था कि जो केंद्रीय नेतृत्व था भारतीय जनता पार्टी का, उनका भी विजन जो है मेल खाता था, इसलिए अन्नामलाई को फ्री हैंड दिया गया। तो अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इस चुनाव में एडीएम के साथ नहीं है, लेकिन अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन उन छोटी छोटी पार्टियों, जातिगत पार्टियों से कराया जो एक जिले, 2 जिले में महत्व रखती है। एक का विलय कराया और बाकी से उनका एक 1-2 सीट पे समझौता। तो कह सकते हैं कि जो
पैन इंडिया की नजर में, पैन इंडिया के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का एक रणनीति रही है कि भले उनको पूरा विश्वास है कि वो अपने बल पे 272 से ऊपर ले आएंगे, उसके बाद भी लार्जर कॉज के लिए, दूरदर्शी परिणामों के लिए, दूरदर्शी अच्छे भविष्य के लिए, कठोर निर्णय लेने के लिए एक समूह का होना जरूरी है। उसको जो है तमिलनाडु में होने दिया गया। अब आते हैं कि इसका प्रभाव, जिस तरीके से आपने खुद ही बताया कि मोदी जी ने बड़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं, दिख रहा है। 2014, फिर 2019, 2019 में भी भीड़ आई थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन फिर वही बात है, 2019 में तमिलनाडु से ही कोई व्यक्ति ऐसा नहीं खड़ा था जो एक व्यक्तित्व हो। और किसी भी राज्य में जब आपको वहां जीतना है तो राज्य स्तर के एक करिश्मेटिक लीडर की आवश्यकता है। विशेषतः तमिलनाडु, जहां की पूरी राजनीति लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर से होती है, जहां पर जो है फिल्म एक्टर या फिल्म से जुड़े हुए लोग का जो है भगवान जब पूजे जाते हैं, जिस तरीके से लार्जर देन लाइफ को उनको लेके जाए, ये एक है फ्लेवर है तमिलनाडु का। तो इसीलिए जो है मोदी जी का वो क्लेवर तो बना, लेकिन उसका तमिलनाडु से कोई लिंक नहीं। ठीक है, तमिलनाडु का जो वोटर है, जो बीजेपी को या मोदी जी को पसंद करता है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी कोई कारण नहीं था जमीन पे कि उसको वोट दिया जाए। क्योंकि एक तो उस विषय में बात जाऊंगा मैं दूसरी बात, अन्नामलई जब आए, वो वहीं के हैं, तमिल के हैं, वही ड्रेस पहनते हैं, वही खाते हैं, तमिल है वो। इसलिए वो जो है, जो लार्जर देन पर्सनैलिटी, जब वो आईपीएस थे और कर्नाटका कैडर में थे 9 साल सर्विसेज की, तब बड़े ही जाबाज आईपीएस अफसर माने जाते थे और सिंघम ओरिजिनल टाइटल उनको दिया गया। तो सिंघम का जो है ऑरा जो था, वो जो है तमिलनाडु में आया और उन्होंने उस ऑरा में ये दिखाया कि साधारण रहते भी ऑरा बढ़ सकता है। और जिस तरीके से ग्लैमराइज और पैसे से भरपूर जो वहां का चुनाव होता था, जो वहां जो चुनाव लड़ते थे, जिस तरीके से वहां पे पैसे का महत्व या भ्रष्टाचार का महत्व है, जो कि बड़ा ही वहां का भ्रष्टाचार तमिलनाडु में राजनीतिक भ्रष्टाचार जो है, उसको बड़ा ही सामाजिक स्वीकृति मिले, 50 साल हो गए। तो उससे अलग होकर जमीन पे एक एक विधानसभा का दिन रात चक्कर लगा के, वो जो है कहते भूमिपुत्र से बोलते हैं हम लोग के हैं, वो अन्नामलाई हुए। तो उसका जो है, उसकी मेहनत जमीन पे, और मोदी जी का जो है करिश्मा, मोदी जी की कमिटमेंट, मोदी जी के बात की वैल्यू, और बिना इससे प्रभावित हुए कि आप उनको सीट देंगे कि नहीं देंगे, बिना उससे प्रभावित हुए कि आप उनको वोट देंगे नहीं या नहीं देंगे, वो सबके लिए विकास करने के लिए कटिबद्ध है। तो ये चीज कॉम्बिनेशन ऐसी आई है कि उसकी टेस्टिंग यहाँ पर ये है कि जितने भी जमीन से खबरें मिल रही हैं या जो विश्लेषक बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से डबल डिजिट में वोट शेयर बीजेपी का जाता दिख रहा है। और जहां तक जो है उसके परिणाम, वो तो 4 जून को पता लगेंगे, उस पर बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ कहा पर एक, हाँ अभी जी, आपकी क्योंकि आपकी ज्यादा इस पे नजर है तमिलनाडु में, मैं जानता हूं। मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को एक बताना चाहूंगा कि जो अन्नामलई ने गठबंधन से छोड़ने की बात की और उसको केंद्रीय कमेटी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको जो है वीटो किया, वो भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के इतिहास से मेल खाता है। आप चाहे महाराष्ट्र में चले जाइए, जब भारतीय पार्टी जब भी किसी प्रदेश में जाकर किसी के साथ लोगों से करती है, तो भारतीय जनता पार्टी में कई बार उसकी खुद की ग्रोथ खत्म हो जाती है, या वो एक सीमा से जाके आगे नहीं बढ़ पाता। तो महाराष्ट्र में आपने देखा, जब तक शिवसेना के साथ थे तो शिवसेना की नंबर 1 पार्टी होती थी, नंबर 2। जब पिछली विधानसभा में जब गए तो वहां पर जो है भाजपा नंबर 1 पे चली गई।
तो ऐसी उसी तरह पंजाब में इतने 20-30 दशकों से जो है चल रहा था अकालियों के साथ, लेकिन अकाली 3 सीट से ज्यादा लड़ने में मिलता था इनको। आज जो है स्थिति ऐसी बनी कि अकाली से नहीं लड़ रहे हैं, तो आज जितने भी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उसमें गेन कर रही है। तो मेरा कहने मतलब कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पे विश्वास करके किया, तो वहां पे जो है उनको सफलता मिलती है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वोट बैंक ऐसा होता है अवनीश जी, कि जो आपका सहयोगी दल होता है उससे जो है वो इतना ज्यादा कुपित होते हैं कि वो वोट जो है आपका कैंडिडेट है आपको उसमें दे देगा, लेकिन वो उसमें नहीं जाता। तो ये जो है तमिलनाडु में इसका असर आएगा। ठीक बात है। तमिलनाडु में इसका असर आएगा। आपने जब ये कहा कि वोट शेयर जो है वो डबल डिजिट पे आप जाता हुआ देख रहे हैं, तो अब जरा ग्राउंड सच्चाई ये भी है कि 2019 में मात्र 3.7% वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का, और वह भी तब जब वो जयललिता की, स्वर्गीय जयललिता की AIADMK के साथ थी। बहरहाल एक चीज और, जहां तक सीटों की बात करें और अन्नामलाई के काम करने का जो तरीका है, अन्नामलाई के बारे में मैं बताऊं आपको, हिंदी बेल्ट में बहुत कम बात हुई है, और ये मतलब दुर्भाग्य है इस देश का। ये उसी तरह से है जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में बहुत कम बात होती थी। मोदी जी के समय के बाद जो है 2014 के बाद कम से कम राष्ट्रीय जो मुख्य धारा की मीडिया है, विमर्श है, उसमें नॉर्थ ईस्ट ने जगह पाई। साउथ को अभी ये काम करना है, और शायद यही वजह है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस इसी जो एक ये मिसिंग पॉइंट है साउथ वर्सेस नॉर्थ में, उसको जो है वो कैश करने का और गलत तरीके से कैश करने की कोशिश करते हैं। अब आप देखिए, अन्नामलाई ने जो पूरे तमिलनाडु में राज्य स्तरीय यात्रा की, यात्राएं बहुत सारे लोग निकालते हैं, यात्रा अभी राहुल गांधी ने भी निकाला है। यात्रा का रूट लोग फायदे और नुकसान को देख के तय करते हैं, कहाँ समर्थन हासिल है, कहाँ कौन सी सीट हमको ज्यादा प्यारी है, ये देख के रूट होता है। लेकिन अन्नामलाई ने तमिलनाडु की जब पदयात्रा की है, एक भी विधानसभा क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उनके पदयात्रा में के रूट में शामिल नहीं था। यानी कि आप जिसको कह सकते हैं कि बूथ बूथ खंगाला है उस व्यक्ति ने। और शुरुआत में मैंने पुष्कर जब कहा कि जो मिशन साउथ है नरेंद्र मोदी का, उसमें जो उनका पेपर है उसमें कैडर, क्रेडिबिलिटी, लीडर और अलायंस, इस 4 चीजों पर वो लेके चले थे। कैडर निश्चित रूप से उनका ग्रोइंग स्टेज में है, बन रहा है। अलायंस आपने बड़ा महत्वपूर्ण गिनाया कि बड़ा अलायंस जो है जयललिता की पार्टी वाला वो छूट गया, लेकिन छोटे कुछ महत्वपूर्ण अलायंस उनके साथ हैं, जिनका कुछ डिस्ट्रिक्ट और कुछ क्षेत्रों में पहुंच है। 2 चीजें अब जो बचती हैं, क्रेडिबिलिटी और लीडर। लीडर उनके पास लोकल अन्नामलाई है और क्रेडिबिलिटी है नरेंद्र मोदी की। उसके बावजूद जो खुद का उनका आकलन है, जिस पर वो फोकस कर रहे हैं, वो तमिलनाडु की 39 सीटों में भारतीय जनता पार्टी खुद आशान्वित है केवल 7 सीटों पर। वो सीटें भी मैं आपको बता देता हूं, साउथ चेन्नई की सीट है, बेल्लोर है, पेरम्बदूर है, कोयम्बटूर है, नीलगिरी और विसदनगर, विरुधनगर। ये केवल 7 सीटें हैं जिस पर वो फोकस कर रहे हैं। तो क्या यहां से आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई हवाई किला नहीं, नरेंद्र मोदी अगर 370 की तरफ बढ़ रहे हैं तो 39 में से केवल 7 सीटों पर वो फोकस किए हुए हैं तमिलनाडु में, और उस 7 सीट के लिए इतनी सारी मेहनत, और वो नरेंद्र मोदी जो विधानसभा और का प्रचार करते हैं लोकसभा को ध्यान में रख के, तो निश्चित रूप से ये ऐसा नहीं है कि अचानक फट पड़ी है भाजपा और नरेंद्र मोदी साउथ में या खासतौर से तमिलनाडु में। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिकल और सधी हुई चीज है जिसके सहारे चल रहे हैं। इतनी मेहनत के बाद केवल 7 सीटों पर फोकस करना, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए 7 सीटों का जो उनका फोकस वो इसलिए है, जो 2014 और 2019 में जो उनको वोट शेयर मिला था, जो जिन लोकसभा क्षेत्र थे उसको लेके वो जो है उस पर होमवर्क कर रहे थे और उसी पे वह अपनी आशा लगाए हुए। ये जो 7 फोकस किए, मैं इसको मानता हूँ 7 मिनिमम प्रोग्राम का है, पहली बात। दूसरा कारण, दूसरी चीज ये है कि एक चीज समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसका कि शेष लोगों को ज्यादा इतना ज्ञान नहीं होता हम उत्तर भारत में, कि तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स जो है सन 60 के दशक से है। 67 से जो है वहां पे द्रविड़ पार्टी ही सत्ता में है। उसके बाद आज डीएमके और एडीएमके का वोट प्रतिशत आपस में मिला दे तो 40%।
और वहां पर जो है केंद्र की भूमिका में जो कांग्रेस थी, कांग्रेस 70 के दशक से ही जो है अलाइन थी किसी न किसी डीएमके पे, जो भी द्रविड़ पार्टी से। तो वहां पर आप ये कह सकते हैं कि इन 5 दशकों में जो सनातनी थे, जो द्रविड़ पॉलिटिक्स में नहीं थे, उनका जो है कुछ शेर नहीं था, ना उनकी कोई वॉइस थी, ना ही वो किसी को वोट दे सकते। तो चॉइस बिटवीन इट वाज एडीएमके और डीएमके, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ चॉइस बनी नहीं। कांग्रेस भी जो है 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट गठबंधन करके जो है कि राज सत्ता तुम संभालो, हमें जो है केंद्र में करना है, इस फिलॉसफी में चली। अन्ना मलई ने उस फॉल्ट लाइन को कुरेदा है। दूसरा, आज डीएमके और एडीएम डीएमके के पास एक करिश्मेटिक लीडर था करुणानिधि, जो कई दशकों से, मतलब अन्ना दुराई जो 67 में मुख्यमंत्री बने तब से करुणानिधि जो है द्रविड़ पॉलिटिक्स में थे। नहीं है। जयललिता, जयललिता एमजीआर की मृत्यु के बाद जो एक करिश्मेटिक लीडर की तरफ में आई सामने और करुणानिधि को चुनौती दी, डीएमके को दी, वो आज नहीं है। तो तमिलनाडु में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जो आपका शासक है वो करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है कि नहीं। वो करिश्मा जो है वो न स्टालिन में है और ना ही एडिंग किसी दूसरे व्यक्ति के पास। तो यहाँ पर जो अन्ना मलई ने उस फॉल्ट लाइन को डिवाइड किया और दिखा और ये पेश किया अपने वोटर्स को कि द्रविड़ पॉलिटिक्स में 40 ये, बाकी सब तुम हो, क्योंकि तुम समझते थे कि यही है। इसीलिए वो सनातन को जितनी कठोरता को सनातन को लेके, सनातन के ध्वज को लेके अन्ना मलई वोकल है तमिलनाडु में, वो मैंने पिछले 6, 7, 8 दशक में नहीं सुना। 60 साल से, सन 60, 70 से तो मुझे भी याद ही है, लेकिन कोई निकल। तो ये एक है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा ये ये तो एक अलग कहानी। हाँ, ठीक बात। तो चमत्कार की कोई कमी। जहां तक अन्ना मलई का है, जो अपना आकलन है, जो हर आदमी कन्विक्शन से बोलता है, ही वॉज टॉकिंग अबाउट मैजिकल फिगर। वो संभव शायद हो या ना हो, लेकिन यदि तमिलनाडु में जिस तरीके से बंगाल में एक ही झटके में कम्युनिस्ट और कांग्रेस को हटा के नंबर 2 पार्टी बन गई भाजपा, उसी तरीके से अंदर खाने जो उनका उद्देश्य इस वक्त यही है कि एडीएमके को खिसका के तमिलनाडु में नंबर 2 पार्टी पहले बनना। सीधे नंबर 1 की बात ही नहीं कर रहा हूं। और फिर अगले विधानसभा तो हमेशा से लॉन्ग टर्म होता। तो मैं कहता हूं कि ये गेटवे आउट जो है, कर्नाटक तो है ही था, तमिलनाडु की चाबी इस वक्त मैं कह सकता हूं कि बड़े सुरक्षित मजबूत हाथों में। और व्यक्तिगत रूप से मैं एक चमत्कार की अपेक्षा कर रहा हूं 4 जनवरी, 4 जून को, ठीक। क्षमा कीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये अपेक्षा ग्राउंड पर की गई मेहनत से मिलता है और आपने जिस तरह से कहा कि अन्ना मलाई ने उस फ्रंट लाइन को, वो जो गैप था जिसको फिल किया है। और मैं जी, अपना निजी अनुभव बताऊं, जब मैं 90 के दशक में 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जब मैं चेन्नई गया, और जैसे ही मैं अपने हॉस्टल में बैग रखने के बाद निकला बाहर, तो मैंने जयललिता का एक कटआउट देखा जो मेरे सामने था। मुझे अभी भी मरीना बीच के सामने, मैंने अपने तब तक के जीवन में किसी भी चीज का इतना बड़ा कटआउट नहीं देखा था। तो एक जो कहते हैं ना कि एक वहां अवतार मान लेना, और शायद यही वजह रहा है कि फिल्म स्टार्स जो हैं वहां की राजनीति पे आए हैं और लगातार छाए हैं। ये मतलब एमजी रामचंद्रन से लेके और कहाँ हाँ, से लेके ये सारा कुछ एक सिलसिला है। और आज भी वहां की दुकानों में आपको जो है वो गांधी जी की फोटो शायद न मिले, लेकिन अगर वेंकटेश स्वामी के साथ अगर किसी की फोटो मिलती है तो काला चश्मा लगाए एमजी रामचंद्रन की फोटो आज भी मिल जाती है। तो ये एक निश्चित रूप से आपने कहा कि अन्ना मलाई खुद को वहां प्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बात और है, अन्ना भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में जो फोकस कर रही है, वो जयललिता के बाद की जो एआईएडीएमके है उसका वोट और कांग्रेस का जो कुछ भी बचा कुचा वोट है उस पर वो टारगेट कर रहे हैं और उसको ये संबल दे रहे हैं। और सनातनी चेहरे के रूप में अन्ना मलाई ने लोकल तमिलियन थलाइवा के तौर पर खुद को प्रस्तुत किया है। और उस तमिलियन थलाइवा की जो अपेक्षा होती है तमिल के राजनीति में, उसके एक बड़ा फिगर, एक फादर फिगर, एक पेरेंट फिगर के तौर पर नरेंद्र मोदी सामने है। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, नरिश किया है उन्होंने अन्नामलाई को पीछे रह के,
ये मामूली बात नहीं है सर कि 100 दिन में प्रधानमंत्री 7 दौरे करें, और घंटों के दौरे नहीं, वो 7 दौरे में कुछ दौरे तो ऐसे हैं जो 2-2 दिन, 3-3 दिन, और सबसे लेटेस्ट दौरा तो 4 दिन का है। तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां इंडी गठबंधन, कांग्रेस और उसके इंडी अलायंसेस के लोग नॉर्थ वर्सेस साउथ का जहर बोने में लगे हैं, वहीं पर नरेंद्र मोदी न सिर्फ सनातन का एकीकरण करते हुए भारत के एकीकरण की संकल्पना कर रहे हैं, बल्कि अपनी पार्टी का विस्तार करके उस प्रैक्टिकल जमीन पर लड़ रहे हैं कि ऐसे ही हवा में नहीं हम 370 ले आएंगे, ऐसे ही हवा में नहीं हम 400 प्लस की बात कर रहे हैं, हम जमीन पर उतर के लेके आएंगे। बड़े मजाक में, बड़े व्यंग में लोग कह देते हैं कहां से लाएंगे। जो बड़े पॉलिटिकल पंडित होते हैं पुष्कर दा, वो भी कहते हैं कि मैक्सिमम उरोज पा चुकी है भारतीय जनता पार्टी, अब सिर्फ ढलान आना है। लेकिन यही विशेषता है परिपक्व राजनेता नरेंद्र मोदी का, वो नया बाजार खोल देते हैं, वो नया क्षेत्र खोल देते हैं। मैंने बाजार कहा, बाजार का मतलब यह है कि जब कोई एक सेठ अपना पूरा माल बेच लेता है तो वो नया बाजार खोल देता है। राजनीति में भी यही है, वो अब विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक सर नॉर्थ ईस्ट में करके दिखाया है, और जो वहां के वीडियोस, वहां की फुटेज लोग देख रहे हैं, जो अभिभूत इनके रोड शोज पे जो बातें आ रही हैं, जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो ऐसे लग रहा है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स के इस तमाम दशकों भरे इतिहास के बीच में अब साउथ में सनातनी राजनीति खुलकर खेल रही है। इसी उम्मीद के साथ बिल्कुल 4 जून को एक बार फिर बैठेंगे, और उससे पहले भी तमिलनाडु पर हमारी विशेष नजर है, मेरा इंटरेस्ट है सर। मैं ऐसे ऐसी डिटेल्स आपके साथ फिर लेके आऊंगा, शेयर करूंगा। मैं चाहूंगा आप मुझे समय दें। दर्शकों, तमिलनाडु के बारे में आप भी अगर कुछ जानते हो, कुछ जानकारी रखना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे जरूर लिखिएगा, क्योंकि साउथ वर्सेस नॉर्थ के इस दुराग्रह को परास्त इसी तरह करेगा भारत। एक साथ समृद्ध होके ऐसे ही बढ़ेगा भारत। पुष्कर दा, आपने हमें समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ हमें और पुष्कर जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राम राम। जय जय श्री